स्वागत है बच्चों आपका। आज मैं आपको मल्टीपल चॉइस के प्रश्नों का दूसरा सेट करवाने जा रहा हूं। तो ये मैंने बोर्ड की साइट से डाउनलोड किया है, जो उन्होंने फर्स्ट टर्म के लिए डाला हुआ है कि इस स्टाइल के क्वेश्चन पेपर आएंगे, तो इसलिए ज़रा ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट प्रश्न देखिए, HCF ऑफ इंटीजर्स 8 एंड 9 इज A1 B2 C3। पूर्णांकों 8 और 9 का HCF होगा A1 B2 C3, यानी कि आपका खंड अ है, सेक्शन ए है। तो इसके लिए देखिए HCF ज्ञात करने का एक तरीका है कि सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे देखिए 8 है पहले, तो हम निकालेंगे इस तरह से, देखो 8 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 के गुणनखंड तो देखिए 2 दूने 4 दूने 8, 2 to the 4 to the 8। उसी तरह 9 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9, 3 3 the 9 यानी कि 3 3 9। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें सारव गुणनखंड। क्या देखते हैं? सारव गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर जिसे हम कहते हैं सारव गुणनखंड, जिसे आप इंग्लिश में कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें 3 है, नहीं है दोनों में। इस यहाँ भी 2 है फिर 3 है, नहीं है। यहाँ 2 है फिर 3 नहीं है। कुछ भी जब कॉमन नहीं होता तो उनमें कॉमन एक फैक्टर होता है 1। क्या होता है? 1। देखिए जैसे 8 के गुणनखंड बनाएंगे आप, तो देखो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। देखिए 1 भी है, ठीक है। उसी तरह 9 के देखिए 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ देखिए 1 भी होता है। जिनका कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ पर क्या कॉमन होता है? वहाँ पर 1 होता है। तो इसका आगे क्या देखिए 1, कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका? 1। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ए। आंसर नंबर 1 का जो होगा ऑप्शन, वो होगा ए। क्या लिखेंगे आप? ए। और साथ में लिखेंगे आप जो इसका आंसर है, क्या है? वो है 1। क्या है? 1। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, पॉलिनोमियल हैविंग पावर 2 इज नॉन एज। पॉलिनोमियल हैविंग पावर 2 इज नॉन एज सो ऑन, यानी कि ब्लैंक। ए लीनियर, बी क्वाड्रेटिक एंड सी क्यूबिक। घात 2 वाले बहुपद को खाली स्थान कहते हैं। ए रैखिक, बी द्विघात, सी त्रिघात। तो देखिए जिसकी घात 2 हो, घात 2, 2 मतलब द्वि मतलब द्विघात, यानी कि क्वाड्रेटिक होगा। वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक। इसका ऑप्शन होगा आपका बी। 2 घात वाले समीकरण को हम द्विघात कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। जिसकी पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। जिसकी घात 3 हो उसको हम क्यूबिक कहते हैं, यानी कि त्रिघात। तो इसका जो आंसर होगा इसको होगा वी। क्या होगा आपका? वी। और साथ में लिखेंगे आप द्विघात। क्या लिखेंगे? द्विघात। और इंग्लिश में क्वाड्रेटिक। क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक। ओके, उसी तरह अगला देखिए प्रश्न 3 है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस ब्लैंक। d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस ब्लैंक। तो देखिए d जो है हमारा विविक्तकर होता है, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इंग्लिश में। a बोला है बी स्क्वेयर माइनस 2ac होगा, या बी स्क्वेयर माइनस 3ac होगा, या बी स्क्वेयर माइनस 4ac होगा, ठीक है। तो उसका जो d जो है वो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। आपको होगा ऑप्शन सी। क्या होगा ऑप्शन आपका? सी। और साथ में लिखेंगे आप बी स्क्वेयर 4ac। क्या लिखेंगे? 4ac। क्या होगा यहाँ पर? 4ac। आप लिखेंगे 4ac। बी स्क्वेयर तो दिया हुआ है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। सिंपल आप लिखेंगे 4ac, यानी कि 4ac। ओके, अब क्वेश्चन 4 देखिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 8 स्क्वायर जमा 15 स्क्वायर बराबर है खाली स्थान, यानी कि ब्लैंक। ए 16 स्क्वायर, बी 17 स्क्वायर एंड डी सी 18 स्क्वायर। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था प्रश्न कि ये देखिए 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर दिया है हमारे पास, और आगे बोला है खाली स्थान, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 8 को 2 बार गुणा, 8 8 64, यानी कि 8 8 64, प्लस फिर 15 का स्क्वायर मतलब 15 को 2 टाइम, 15 15 होता है 225, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए इन दोनों को प्लस करें तो ये आएगा देखिए 225 प्लस 64, दैट इज इक्वल 289। कितना आ गया? 289। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास जो आंसर है वो है स्क्वायर में, पावर में ही है, तो हम इसको भी पावर में ही लिखेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर इसके 2 नंबर ढूंढेंगे ऐसे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 289 आए। ऐसा नंबर होगा जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 289 आए। वो होता है हमारे पास 17 यानी कि 17 है 289 होता है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर 17 2 बार आया, तो आप लिखेंगे 17
की घात 2 यानी कि इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको होगा 17 का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर यानी कि कौन सा ऑप्शन है, वो है आपका बी। तो आप लिखेंगे इसमें क्या, आंसर नंबर 4 में आप लिखेंगे बी 17 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 8 स्क्वायर जमा 15 स्क्वायर बराबर है खाली स्थान, तो वो होगा आपका बी, क्या होगा 17 स्क्वायर। तो आप लिखेंगे बी और 17 का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 5 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए x1 कॉमा y1 एंड बी x2 y2 इज। तो देखिए क्या है यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए x1 y1 एंड बी x2 y2 इज ए x2 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, बी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, सी x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y2 प्लस y1 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। बिंदुओं a x1 और y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी है a x2 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, b x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर रूट, एंड c x2 प्लस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 प्लस y1 इसका होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो वो मैं आपको पिछली वीडियो में भी आपको इसका फॉर्मूला बता चुका हूँ। डिस्टेंस फार्मूला वो होता है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो आपका होगा बी ऑप्शन, क्या होगा बी, क्या होगा ऑप्शन बी वाला होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो आपका होगा ऑप्शन बी, और साथ में इसको भी लिखेंगे आप x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, अब अगला जो प्रश्न है देखिए, एलसीएम ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू ब्लैंक, ए इंटू बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बी एंड बी ए प्लस बी एंड सी ए डिवाइड बी। लघुतम समावर्तक ए कॉमा बी गुणा महत्तम समावर्तक ए बी बराबर है खाली स्थान ए गुणा बी ए जमा बी और सी ए भाग बी। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो क्या होता है कि लघुतम समापवर्तक का सूत्र बताया था मैंने किसका, मान लो दो पूर्णांक यहाँ पर इन्होंने ए बी दी है ए कॉमा बी, तो क्या होता है लघुतम का सूत्र, पूर्णांकों का गुणनफल, क्या होता है पूर्णांकों का गुणनफल अपॉन यानी कि HCF ऑफ पूर्णांक जो हमारे पास है ए कॉमा बी। तो इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में एलसीएम ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, या मल्टीप्लिकेशन में लिखता है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स जो भी हमारे पास दिए हैं इंटीजर्स एंड डिवाइडेड बाई HCF ऑफ ए कॉमा बी यानी कि इंटीजर्स। अब देखिए इसका फॉर्मूला एलसीएम का, तो एलसीएम किनका ए बी बराबर यहाँ का है पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि पूर्णांक हमारे पास ए और बी, तो यहाँ होगा ए गुणा बी, ठीक है, बटा HCF ऑफ ए कॉमा बी। तो देखिए अब इसके अपॉन में यहाँ पर HCF ऑफ ए बी है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ पर हम एक लगा सकते हैं। अब प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो हमारे पास दिया एलसीएम ऑफ ए बी गुणा HCF ऑफ ए बी, यानी कि इन्होंने इसको और इसको क्या किया गुणा, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बजर गुणन जिसको कहते हैं, इससे इसको और इससे इसको। तो देखिए एलसीएम ऑफ ए बी गुणा इसको मल्टीप्लाई होगा, देखिए HCF ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटू ए एक इंटू बी, वो ये रहेगा ए इंटू बी। तो हमारे पास जो आएगा एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी, क्या होगा ए इंटू बी। तो यानी कि हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा ए इंटू बी, क्या होगा ए इंटू बी। तो छठे का आंसर होगा कौन, ए, क्या होगा ए यानी कि ए गुणा बी, ठीक है। अब प्रश्न 7 देखिए, प्रश्न 7 कह रहा है इन पॉलिनोमियल
px is equal to 6x square minus 7x minus 3, the number of zeros are a 1, b 2, c 3। बहुपद px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों की संख्या है a 1, b 2, c 3। देखो जितनी बहुपद की घात होती है सबसे बड़ी घात, जितनी भी बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है उतने ही उसमें शून्यक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर चर हमारे पास x है, x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, यहाँ पर है 1, बड़ी घात कितनी 2, तो इसमें जो शून्यक होंगे कितने होंगे 2। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल वही आपका क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज वही होता है। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, शून्यकों की संख्या जो होती है बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी 2, हाईएस्ट पावर कितनी पॉलिनोमियल की 2 है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। इसमें शून्य कितने होंगे 2। अगर सबसे बड़ी घात 3 होती तो हमने 3 लिखने थे, इसके शून्यकों की संख्या 3 होनी थी। अब सबसे बड़ी घात 2 है तो इसके बहुपद में शून्यकों की संख्या जो होगी वो भी आपकी 2 होगी, वो होगा आपका ऑप्शन बी और वो होगा 2। ओके, क्वेश्चन 8 देखिए, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ a b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड c b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो वास्तविक तथा अलग मूल होते हैं यदि a b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड c b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो देखिए मैं आपको फॉर्मूले बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है उसमें मूल बराबर होते हैं और वास्तविक भी होते हैं। जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो उसमें जो मूल वास्तविक होते हैं और अलग होते हैं इसमें। और रही बात इसकी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो इसमें रूट आपके संभव नहीं होते हैं। तो इसलिए इन दोनों में से ऑप्शन होगा तो वो इसमें बराबर होते हैं, इसमें क्या होंगे अलग होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग मूल, अलग अलग होंगे, वो रियल होंगे बट अलग। देखिए डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यानी कि वास्तविक तथा अलग होंगे, तो वो होते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा इसमें बी। क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वास्तविक तथा अलग मूल होते हैं तो वो होगा आपका बी ऑप्शन। और साथ में लिखेंगे आप b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब प्रश्न 9 देखिए, ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, सी स्क्लेनिक ट्राइंगल। और हिंदी में देखिए, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। ए समबाहु त्रिभुज या बी समद्विबाहु, सी विषमबाहु। तो देखिए बात की सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, वो होते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या होते हैं समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है आर सिमिलर होते हैं, बाकी ये आपके सिमिलर नहीं होंगे। सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर यानी कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा ए। क्या होगा ए, यानी कि आप लिखेंगे समबाहु, समबाहु और इंग्लिश में लिखेंगे आप इक्विलेटरल। क्या लिखेंगे इक्विलेटरल। ओके, तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, प्रश्न 10 देखिए, the ratio of the areas of two similar triangles is blank the ratio of their corresponding sides। A इक्वल, B होगा आपका इक्वल टू स्क्वायर, इक्वल टू स्क्वायर, इक्वल टू स्क्वायर। B जो होगा इक्वल टू स्क्वायर। नॉट इक्वल, C नॉट इक्वल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के खाली स्थान होता है। ए बराबर, बी वर्ग के बराबर, सी बराबर नहीं। तो देखिए द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर, इक्वल टू स्क्वायर द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइड्स, सॉरी। तो वो होगा ऑप्शन बी इक्वल टू स्क्वायर, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ आएगा वर्ग के बराबर, यानी कि बी होगा आपका, क्या होगा बी, वर्ग के बराबर, वर्ग के बराबर। ओके,
तो यहाँ पर इंग्लिश में आएगा इक्वल टू स्क्वायर। क्या होगा? इक्वल टू स्क्वायर, इक्वल टू स्क्वायर। ओके, अब प्रश्न 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज अ लीनियर पॉलिनोमियल? विच ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ लीनियर पॉलिनोमियल? ए एक्स प्लस टू, बी अंडर एक्स प्लस टू, and C 1 upon x plus under root 2. Which of the polynomial is a linear polynomial? X plus 2, B under root x plus 2 and C 1 upon x plus under root 2. हिंदी में देखिए, निम्न व्यंजनों में से कौन सा रैखिक बहुपद है? A x plus 2, B under root x plus 2 एंड C 1 upon x plus under root 2. तो देखिए, रैखिक बहुपद वो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर यानी कि चर की घात जो है पूर्ण अंक हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। यहाँ पर देखिए, अगर x की घात कहें तो आपका अनरूट का मतलब 1/2, x की घात 1/2 होगी। यहाँ पर x की घात कितनी? 1 है, लेकिन जब हम x को ऊपर ले जाएंगे तो x की घात हो जाएगी -1। ना तो ये पूर्ण संख्या होगी, -1 पूर्ण संख्या नहीं होगी। यहाँ पर x की घात 1/2 वो भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर x की घात 1 है, वो आपकी पूर्ण संख्या है। इसलिए हमारे पास जो होगा वो होगा ए ऑप्शन होगा। इसका क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। ए इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि हमारे पास जो इसका ऑप्शन होगा ए, और वो होगा आपका x + 2, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है। यहाँ पर x की घात 1/2 होगी, और यहाँ पर x की घात अपॉन में तो 1 है, लेकिन हमने चर ले जाना ऊपर, ऊपर जाकर होगी घात माइनस, तो इसलिए आपका ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। प्रश्न 12 देखिए, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, x = -b ± अंडर रूट ब्लैंक या स्क्वेयर रूट ब्लैंक अपॉन 2a, a 2ac, b 3ac और c 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, x = -b ± खाली स्थान अपॉन 2a, 2ac, b 3ac, c 4ac। तो यहाँ पर जो इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन जो यहाँ पर होगा b² - 4ac होता है। क्या होता है? b² - 4ac। इन्होंने ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने ना तो 2ac होगा, ना 3ac, ना 4ac। तो हमारा जो ऑप्शन होना था यहाँ पर होना था b² - 4ac, जो इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये बोल्ड की वेबसाइट में वैसा ही था, तो इसलिए मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ऑप्शन दिया होना था यहाँ पर b² - 4ac, यहाँ पर b² - 2ac, यहाँ पर b² - 3ac। तो यहाँ पर जो ब्लैंक में आता वो होता डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। तो यहाँ पर होना था आपका ऑप्शन सी। क्या होना था? सी, और आपने लिखना था b² - 4ac, जो इन्होंने गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर नहीं दिया हो तो इसको हम कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर होना था b² - 4ac, -b ± b² - 4ac, या d भी लिख सकते थे आप, लेकिन d नहीं दिया तो इसलिए b² - 4ac। अब सेक्शन बी जो है, इन्होंने केस 1 और केस 2 के आधार पर 4 क्वेश्चन दिए, वो भी 1 मार्क्स के हैं, चूज करने के लिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है कि एक गोकुल धाम सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने पड़ोस के पार्क में नए 2 सीधे रास्ते बनाने का फैसला किया ताकि वे एक दूसरे को पार ना करें। संघ एसोसिएशन के एक सदस्य पोपटलाल ने सुझाव दिया कि रास्ते का निर्माण 2 रैखिक समीकरणों द्वारा किया जाना चाहिए। वो समीकरण हैं x - 3y = 2 एंड और 2x + 6y = 5। तो ये पोपटलाल, आपने देखो जेठालाल में देखा होगा, नाटक एक जो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, उसमें एक सदस्य पोपटलाल होते हैं। वो कहते हैं कि हमें रास्ता जो है 2 रैखिक समीकरणों के अनुसार बनाना है ताकि वे आपस में एक दूसरे को पार ना करें। ठीक है, उसके आधार पर ये जानबूझ के पजल करने के लिए इतनी रामायण महाभारत लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ गोकुल धाम सोसाइटी डिसाइडेड टू बिल्ड 2 स्ट्रेट पाथ इन देयर neighborhood parks such that they do not cross each other, and also plant trees along the boundary lines of each path. One of the member of association, Poptlal, suggested that the path should be constructed represented by
द टू लाइन्स इक्वेशंस, एक x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। जो आप पास डायग्राम दिया है ये ऐसे ही है बदल करने के लिए। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट जो है कहा है, इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैज़ इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, देन condition is a1 upon a2 does not is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, b a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, and c is equal to a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not is equal to c1 upon c2। तो देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैज़ इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है इस स्थिति में होता है बी पार्ट में, जैसे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस स्थिति में जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं आपके पास। आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। हिंदी में देखिए, यदि रैखिक समीकरण युग्मों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो कौन सी सही है? a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, b a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, और c a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो मैंने कहा कि ये अनेक हल कब होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल तब होते हैं जब ये तीनों आपस में बराबर हों। क्या हो? जब ये तीनों आपस में बराबर हों। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा बी, क्या होगा आपका बी, और साथ में लिखेंगे आप a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ओके, अब सेकेंड पार्ट इसका यानी कि दूसरा केस 1 का, इफ़ द पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल then pair of linear equation is A inconsistent, B consistent, and C none of these. Okay, lines are parallel, then pair of linear equation is inconsistent, consistent, and none of these. तो हिंदी में देखिए, दो रेखाओं का युग्म समांतर है तो रैखिक समीकरण युग्म A असंगत, B संगत या C इनमें कोई नहीं। तो ये जो जब आपके पास रेखाएं समांतर होती हैं तो उसमें जो आपका कोई हल नहीं होता है तो उसमें जो है या आपकी संगत होगी या असंगत होगी, तो उसमें जो आपकी जो समीकरण युग्म जो है वो होते हैं असंगत। क्या होते हैं? असंगत। इंग्लिश में होगा इनकंसिस्टेंट। आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए असंगत। क्या होगा? असंगत। यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे आप क्या? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ओके, इसमें जो है इनकंसिस्टेंट होता है। तो देखना, तो आप देखिए फॉर्मूले आपको मैं बता देता हूँ। तो टोटल फॉर्मूले अगर आपने देखने तो मैं अभी बताता हूँ। देखिए जैसे जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, तो इसमें जो आपकी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं और उन्हें इंग्लिश में हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, उसमें केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल भी कहते हैं हम, ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। इसमें जो है समीकरण युग्म जो है संगत होते हैं यानी कि कंसिस्टेंट होते हैं। दूसरा आपका है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसमें जो आपकी रेखाएं होती है वो होती है संपाती रेखाएं यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें जो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जब ये तीनों बराबर है तो अनेक हल होते हैं यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इसमें भी जो आपके पास समीकरण युग्म जो है संगत होता है यानी कि कंसिस्टेंट होता है। और यदि आपके पास a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, इसमें जो आपकी रेखाएं समांतर होती हैं और पैरेलल लाइंस कहेंगे आप इंग्लिश में, और उसमें जो आपका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं यानी कि नो सॉल्यूशन। इस स्थिति में जो आपके पास रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वो असंगत होते हैं जिन्हें हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, जो कि आपके इस प्रश्न में भी पूछा गया। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए इन्होंने कहा था कि युग्म जो है समांतर है तो इसमें क्या होता है? असंगत होता है यानी कि इनकंसिस्टेंट। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें ही केस 1 का ही तीसरा ऑप्शन है। देखिए रेखा x माइनस 3y बराबर 2 पर कितने बिंदु स्थित हैं? A 1, B 2, C अनगिनत। A
1, बी 2, सी अनगिनत। रेखा x माइनस 3y बराबर है 2 पर कितने बिंदु स्थित हैं। इंग्लिश में देखिए जो थर्ड पार्ट है केस 1 का, हाउ मैनी पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, A1, B2, C इनफाइनाइट। जब भी हम ग्राफिकली देखिए 9th में भी कर चुके हैं, 10th में भी कर चुके हैं, जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, या y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x का मान लो 2 आया, फिर मान लो y का मान 1 डाला तो y का मान 1 डाला तो x का मान कुछ और आएगा। तो इस तरह से जो इसके जितनी आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो दूसरे चर की वैल्यू जो है कुछ और आती जाएगी। यानी कि मान लो जैसे y 0 डाला तो x आ गया 2, 1 डाला तो कुछ और आ जाएगा, देखो 5 आ जाएगा। इस तरह मतलब जैसे जैसे आप किसी की भी वैल्यू पुट करते हैं तो यू हैव फाइंड मैनी वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसलिए इसके जो आंसर होगा इसको होगा इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी इनफाइनाइट, यानी कि हिंदी में कहें तो अनगिनत। क्या होगा? अनगिनत। आपका ऑप्शन होगा सी, यानी कि आप लिखेंगे अनगिनत। आप अनेक भी लिख सकते हैं इसको, अनगिनत, या इंग्लिश में इनफाइनाइट। क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट आप देख सकते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि इफ़ द लाइन 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 intersect the x axis then find its coordinates a 2.5, 0, b 0, -2.5 एंड c 0,2.5। देखिए क्या कह रहा है कि यदि रेखा 2x जमा 6y बराबर 5 x अक्ष को काटती है तो इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। a 2.5, 0, b 0, -2.5 एंड c 0,2.5। तो ये तब होगा जब आप यहाँ पर x की वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। मान लो इसकी डालेंगे तो आपका ऑप्शन जो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आप वैल्यू x और y की डालेंगे, देखिए ये जो होगा ये होगा x का निर्देशांक। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ y। पहले जो है x कोऑर्डिनेट आता है, फिर y कोऑर्डिनेट आता है। तो x की जगह आप 2.5 डालेंगे, फिर y की जगह 0 डालेंगे। अगर आपका इसका आंसर भी 5 ही आता तो समझिए कि वो आपका हल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ओके, अब हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो देखिए मैं पहले ए पार्ट की वैल्यू डाल रहा हूँ। देखिए x का निर्देशांक जो 2.5 और y का 0, तो x की जगह लिखेंगे आप 2.5। देखिए 2 यहाँ पर क्या साइन होता है? गुणा। x की जगह आ गया 2.5 और जमा 6 का 6, बीच में चिन्ह क्या होगा? गुणा, यानी कि y क्या होगा आपका? 0। दोबारा देखिए जो पहले वाला है वो x का निर्देशांक है, आप 2 गुणा x की जगह 2.5, तो वही मैंने लिखा, देखिए 2 का 2, बीच में गुणा का चिन्ह, x की जगह आ गया 2.5 और जमा का जमा 6 का 6 और फिर बीच में गुणा y का मान क्या है यहाँ पर? 0 बराबर है 5। चलो मैं लिखता जा रहा हूँ। आगे देखिए अब आप 2 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2.5 और इंटू 2 5 ज़ा 10, 2 2 4 ज़ा 5, पॉइंट 1 के बाद तो पॉइंट के बाद की 0 ख़त्म। ये आ गया 5 प्लस 6 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 5। तो देखो 5 जमा 0 आ गया 5 बराबर 5। यानी कि जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया तो इसलिए जो वैल्यू हमने पुट की तो वही आपका जो इसके निर्देशांक होंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। मान लो इससे अगर वैल्यू नहीं आती बराबर, मान लो यहाँ पर 6 आता और यहाँ पर 5, तो वो आप बीच में काट लेते कि डज नॉट इज इक्वल टू 5, तब आपका ये आंसर नहीं होता। फिर मान लो इसको डाल के अगर आपका आंसर दोनों का बराबर आता तो आपका ऑप्शन ये होता, लेकिन हमारे पास इससे ही वैल्यू डाल के आया तो इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए। क्या होगा? ए, और साथ में लिखेंगे आप 2.5, 0। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, नाउ केस 2 ऑफ सेक्शन बी पार्ट। देखिए बी पार्ट का केस 2 देखिए, इंडियाज लिटरेरी रेट हैज़ इंक्रीज 6 times सिंस द end of British rule in 1947. Yet India has the world's largest population of illiterate people according to one report. Ram asks the labor to dig a well up to a depth of 10 meter. Labor charges rupees 150 for first meter and
₹50 for each subsequent meters. As labor was uneducated, he claimed ₹550 for whole work. A, पहला क्वेश्चन जो है, what type of series is formed from the given statement? A, AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, B, नॉन AP एंड C, नन ऑफ दीज. तो देखिए हिंदी में देखिए जो इसका बी पार्ट है यानी कि केस 2 का पहला क्वेश्चन है, उसके लिए देखिए कि 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद से भारत की साक्षरता पर 6 गुना वृद्धि हुई और फिर भी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में निरक्षर लोगों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है. राम ने मजदूर से 10 मीटर गहराई तक का कुआं खोदने को कहा. मजदूर अनपढ़ होगा. श्रम शुल्क जो कि पहले मीटर का 150 रुपये और प्रत्येक बाद के मीटर का ₹50. चूंकि मजदूर अशिक्षित था इसलिए वह पूरे काम के लिए ₹550 का दावा करता है. नंबर 1, दिए गए कथन से किस प्रकार की श्रेणी बनाती है या बनती है? ए, एपी, बी, एपी नहीं, सी, कोई नहीं. देखिए क्या बात की है कि लेबर जो है अनएजुकेटेड है, उसको जो है कहा है कि 10 मीटर तक जो है उसको पहले मीटर 10 मीटर तक उसने गड्ढा खोदना है यानी कि ही डिग अ वेल अप टू डेप्थ ऑफ 10 मीटर. तो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपये वो चार्ज लेगा और उसके बाद जो उससे अतिरिक्त जो मीटर बनता जाएगा, जैसे 1 मीटर पर 150, उसके आगे 50 और लेगा, 200 बन जाएगा, उसके आगे 50 और अगले मीटर में 250, उसके आगे 50 और 300, इस तरह से बनता जाएगा. तो उसको कह रहा है कि क्या वो एपी बनेगी. क्वेश्चन कह रहा देखिए क्या वह एपी बनेगी. तो देखिए इसके लिए क्या होगा, जैसे पहले मीटर के लिए वो 150 लेगा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि आगे जो है 50 रुपये अतिरिक्त लेगा, प्रत्येक बाद के मीटर का 50 रुपये अलग से लेगा. यानी कि पहले मीटर के लिए 150, फिर 50 और लिया तो कितना होगा, 150 50 200, फिर 50 और कितना हो गया 250, फिर और कितना हुआ, फिर 300, फिर 350 होगा, फिर 400 होगा, फिर 50 और आया तो 450, फिर कितना हो जाएगा 500, फिर 550. 10 मीटर तक देखिए पहले के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद जाके आगे वो 600. देखिए 50 150 था यहाँ, 50 यहाँ बढ़ा 200, फिर 50 यहाँ बढ़ा 250, फिर 50 यहाँ बढ़ा 300, फिर यहाँ से बढ़ा 50 350, फिर यहाँ से बढ़ा 400, फिर यहाँ से 450, फिर 500, फिर 550, फिर 600. यानी कि 50 कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है. जब एक सेम क्वांटिटी आपके हर स्टेप में बढ़ती जा रही है तो आपके पास क्या बन जाती है, एक एपी बनती है. क्या बनती है, एपी. तो एपी बनती तो देखो इनका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो आना चाहिए कितना, इक्वल. जैसे कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म से फर्स्ट को घटाओ, देखो 200 से 150 घटाया 50 आया, फिर थर्ड से सेकंड को घटाओ तो कितना आ जाएगा, देखिए 50 फिर आएगा, 250 से 200 घटाया 50 आया, फिर उसी तरह 350 में से 300 घटाया फिर 50 आएगा, फिर 400 से 350 को घटाया 50 आया. फिर देखिए जो ये सेम डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज़ कॉमन डिफरेंस. तो अगर आपका कॉमन डिफरेंस जो इक्वल आता है हर स्टेप से अगले टर्म से, उससे पिछली वाले टर्म को घटा के, तो आपका बनता है एपी. क्या बनती है वो, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए. क्या होगा, ए, और साथ में क्या होगा, ए पी. ओके. अब सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट शुड बी द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड टू द लेबर. उस लेबर को जो है एक्चुअल अमाउंट देना था वो कितना देना था. देखिए ए, ₹655, बी, ₹600, सी, ₹645. या उसको 655 देना है, या उसको 600 देना है, या उसको 645 देना है. उसके लिए आपको मैंने पहले बताया, देखिए 10 मीटर तक खोदना है, पहले मीटर का 150 है, उसके बाद हर मीटर में 50-50 बढ़ाते जाएंगे. तो वो मैंने आपको यहाँ पर देखिए बताया शॉर्टली. देखिए यहाँ पर पहले 150, फिर 50 बढ़ा 200, फिर 50 बढ़ा 250, फिर 50 बढ़ा 300, फिर 50 बढ़ा 350, फिर 50 बढ़ा 400, फिर 50 बढ़ा 450, फिर 50 बढ़ा 500, फिर 50 बढ़ा 550, फिर 50 बढ़ा 600. तो देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर. तो 10 मीटर का कितना देना था उसको, 600. एक्चुअल में कितना देना चाहिए उसको, 600. तो देखिए यहाँ पर श्रमिक के भुगतान की जाने वाली वास्तविक राशि होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए थी उसकी, 600, जैसे मैंने अभी बताया आपको. तो आपका ऑप्शन जो होना था, एक्चुअल अमाउंट जो पेड होना था वो होना था ₹600. तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी. क्या होगा, बी,
और साथ में लिखेंगे आप ₹600। ओके, ये केस स्टडी जो है आपने पढ़ के करना है, ऐसे ज़बानी नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से होगा। ठीक है, अब प्रश्न 3 देखिए, हाउ मच मनी, प्रश्न 3 देखिए क्या बोल रहा है कि हाउ मच मनी डिड राम बिल सेव इफ़ ही एग्री विद ₹550। तो देखिए उसने जो अनएजुकेटेड लेबर थी, उसने जो क्लेम किया था, उसने कहा कि मुझे पूरे काम के 550 रुपये चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना देना था उसको, 600। अब बात कर रहा, देखिए कि हाउ मच मनी डिड राम बिल सेव मतलब कितना बचाएगा वो, इफ़ ही एग्री विद ₹550। अब कितना बचाएगा, ए ₹50, बी ₹40, सी ₹45। तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर राम मजदूर को 550 रुपये देने में सहमत हो जाता है तो राम के कितने पैसे बचा लिए, राम ने कितने रुपए बचा लिए। तो देखिए प्रश्न कहा था कि मजदूर जो है 550 रुपये का दावा करता है, जबकि उसके कितने बनने थे, देखो लास्ट में 600 रुपये बनने थे। तो ये कह रहा कि अब कितने बचाएगा, देखो असली में उसके अमाउंट बनना था कितना, 600। अब उस मज़दूर ने कितना कहा कि मुझे कितना चाहिए, उसने कहा कि मुझे 550 रुपये चाहिए 10 मीटर तक खोदने के। तो इसलिए 600 उसने देने थे, लेकिन मज़दूर ने कहा कि मुझे 550 रुपये चाहिए। ये राम ने देने थे असली में 600, मज़दूर ने मांगे कि मुझे जो है पूरे काम के कितने चाहिए, 550। अब देखिए तो राम ने कितने बचाए, फिर देखिए बचाने का मतलब घटाना आपने, 0 कैरिंग 8 10 से 5 5 और 5 में 5 खत्म। तो कितने बचाए उसने, केवल 50 रुपीज़। तो कितना बचाएगा वो, ए ₹50। कितना, ए ₹50। आपका जो आंसर होगा इसमें होगा ए कितना, ₹50। कितना बचाएगा, ₹50, 50 रुपये उसने बचा दिए। अब अगला प्रश्न जो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा, देखिए इन एपी सीक्वेंस, कहता है कि अर्थमेटिक श्रेणी जो सीक्वेंस है, इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, देन द न्यू सीक्वेंस विल बी ए एपी, बी नॉट एपी एंड सी नन ऑफ द अबव। देखो क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है हमारे पास कि यदि एपी श्रेणी में प्रत्येक पद को एक अचर के से गुणा किया जाता है तो नई श्रेणी होगी। तो देखो बात कर रहा है, जैसे हमारे पास था, देखो हमने कहा कि 150 था, उसको आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आगे 200 था, उसको आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आगे कितना आया था हमारे पास 250, उसको भी आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आगे 300 था, उसको भी हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब एपी मैंने कहा कि अगर इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल आता तो हमारे पास एपी बनती है। तो देखिए हमारे पास सेकंड टर्म आ गई 200 के एंड फर्स्ट टर्म है 150 के। करीब वाला माइंस इसको के का के आ गया, 0 का 0, 10 से 5 5 और 1 से 1 खत्म, ये आ गए 5 के। अब थर्ड टर्म क्या है, 250 के, और उसी तरह सेकंड टर्म क्या है, 200 के। अब इसको भी माइनस करके देखिए, के का के, 0 का 0, 5 से 0 लेस किया 5, 2 से 2 खत्म। ये भी देखो 50 के आ रहा है, ये भी 50 के आ रहा है। तो आगे देखिए अगर फोर्थ टर्म हमारे पास 300 के है, फोर्थ टर्म 300 के है, एंड थर्ड टर्म क्या हमारे पास है 250 के। ठीक है, इसको भी माइनस करके देखिए, के का के, 0 का 0, यहाँ से करेंगे 10, 10 में 5 घटे 5 और 2 में 2 खत्म, 50 के। तो देखिए इक्वल आ रहा हमारे पास 50 के 50 के 50 के, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। क्या है ये आपका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो हमारे पास क्या बनती है, एपी। क्या बनेगी, एपी। तो आपका इसका जो केस 2 का चौथा आंसर है, इसका भी ए होगा, ऑप्शन आपका ए होगा, और साथ में लिखेंगे आप, क्या बनेगी आपकी, ए पी। तो इस तरह से जो केस 1 और केस 2 जो है आपको, शायद हो सकता है इस बारी इन्होंने नया थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, क्योंकि बोर्ड की साइट में डाला हुआ है, मैं बोर्ड की साइट से निकाल चुका हूँ, तो इसलिए उसको ज़रा थोड़ा सा आपने स्टडी, कुछ नहीं है, आप यहीं से स्टडी करेंगे जिस तरह से मैंने समझाया, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान से करना। ओके, थैंक यू।